और बहुत सारे दर्शक हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि बाजार के इस लेवल पर निवेश करें या ना करें, और जो लेवल फिलहाल बाजार में दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके बाद बाजार और ऊपर जाने की बजाय गिरेगा ही? इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ नितिन एस धर्मावत को फाउंडर ऑरम कैपिटल जुड़ गए हैं। नितिन, स्वागत है आपका ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और अमूमन हम शेयर बाजार की चाल को लेके कोई मुद्दा लेते नहीं है इस शो पर, क्योंकि पूरे दिन हम ईटी नाउ स्वदेश पर बाजार की ही बात करते रहते हैं। लेकिन आज जो सवाल जवाब आपके साथ होने वाले हैं वो निवेश के नजरिए से होने वाले हैं। तो दर्शकों को ये बताएं कि क्या आगे बाजार और जाएगा, और अगर हम नए हाई की बात करते हैं तो और कितना नया हाई बन सकता है और कितने चांसेस है? बिकॉज ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अगर सेंसेक्स लेवल या निफ्टी लेवल पे देखें तो वो एवर हाई लेवल के नजदीक आ गए या उसको क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन अगर आप वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो अभी भी मॉडरेट है, मतलब वरिंगली हाई नहीं। ऐसा नहीं कि बहुत चिंताजनक हाई लेवल पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेंसेक्स का पीई देखें तो वो 24 का है, उसका प्राइस टू बुक जो है वो 3.5 का है, डिविडेंड यील्ड 1 के आसपास है, और मार्केट कैप टू जीडीपी 1 है। और ये हिस्टोरिकली, अगर आप ये जो मैं नंबर बोल रहा हूँ उनको अगर आप हिस्टोरिकली कवर करें, पहले के 20 साल 25 साल के जो हमारे नंबर है उनको देखें, तो ये बहुत हाई लेवल पे नहीं है, मॉडरेट लेवल पे है। यहाँ पे कंपनीज की अर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगले 2 क्वार्टर के लिए। अगर वो अर्निंग सस्टेन करी तो मार्केट डेफिनेटली सस्टेन करेंगे और नए हाई भी बन सकते हैं। एक दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2023, वो प्री इलेक्शन ईयर है, क्योंकि हमारे लोकसभा इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं। तो जो भी प्री इलेक्शन ईयर होता है उसमें मार्केट ने आज तक, मैंने 25 साल का एक एनालिसिस किया था, 1990 से लगाकर 2018 तक का, 2019 तक का, जब 2019 में इलेक्शन आए थे, तो वो जब प्री इलेक्शन ईयर में परफॉर्मेंस देखा तो आज तक कभी भी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव होती है इकोनॉमी को लेके ड्यूरिंग इलेक्शन ईयर। वो ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेती है जिससे कि खराब मैसेजेस जाए इकोनॉमी के लिए या मार्केट के लिए, तो थोड़ा केयर करती है। और बहुत सारे स्पेंडिंग होता है इलेक्शन ईयर में, तो वो सब कारणों की वजह से मार्केट जनरली इलेक्शन ईयर में नेगेटिव नहीं जाते हैं, एक्सेप्ट 2009 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब मार्केट गिर गए थे। उसमें भी 6 महीने में वो रिकवर हुए थे और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था 2009 में भी। तो इलेक्शन ईयर में कभी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं आया है मार्केट्स का। थर्ड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अभी पिछले साल जो 2022 में, जो कि बहुत टफ ईयर था अगर आप देखें तो, ग्लोबली रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, हमें पता है वो अभी भी चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ऑन द वर्स्ट था, वर्ल्ड वॉर के नजदीक था। चाइना और ताइवान के टेंशन हमें पता है, और इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाई था बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में, और उनकी वजह से उनके जो सेंट्रल बैंक्स थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट काफी तेजी से बढ़ाया था, जो आज तक इतना तेजी से नहीं बढ़ाया था विद इन 1 ईयर। तो ये सब टफ ईयर होने के बाद, और हमारे यहाँ पे एफआईआई का एक बहुत बड़ा सेल ऑफ हुआ था, करीब करीब पिछले साल एफआईआई ने 1.34 लाख करोड़ का सेलिंग किया था इंडिया से, वर्सेस म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिन्होंने 1.53 लाख का खरीदी किया था। अब आप देखिए अगले साल 2023 में एक जो चीज चेंज हो रही है वो है रशिया में, जो इमर्जिंग मार्केट में था, रशिया में वो फंड्स नहीं आएंगे, ग्लोबल फंड्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वॉर। चाइना में भी जो ग्लोबल फंड्स आते हैं उसका वेटेज कम हुआ है, तो अब बचेगा जो अच्छे और स्वीट स्पॉट में जो मार्केट बचता है वो इंडिया का है। तो आप इमेजिन कीजिए अगर एफआईआई का फ्लो अगर इंडिया में आ गया, म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में अगर बिग सेलर्स नहीं है, जो मुझे लगता है कि नहीं होंगे, तो 2023 कैन बी अ बिग ईयर फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव। नितिन, आपने काफी कुछ मेरे पहले सवाल में ही समझा दिया दर्शकों को, और बहुत बारीकी से आपने समझाया, अच्छा लगा। लेकिन जो एफआईआई फ्लोज की आपने बात की है ना, तो ये बहुत ही इराटिक है। एक बारी हम उनको देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पैसे डाल रहे हैं और अब देख रहे हैं कि वो निकाल भी रहे हैं, तो इसमें भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। इनकी मंशा क्या है, इनका माइंडसेट क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पैसे डालते हैं तो हमारे बाजार को तो ऑब्वियसली बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, डीआईएस भी खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक
हैं वो खरीदारी भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब एफपीआई पैसे डालेंगे तो आपके बाजार कुछ ज्यादा झूमते हैं। तो लेकिन ये कंसिस्टेंसी नहीं है, क्या परेशान कर रहा है उनको? जबकि हम जानते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स की जब भी बात होती है तो भारत पहले पायदान पे है, उनकी महंगा होने के बावजूद भी उनको पसंद है। देखिए, अभी जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है ना, वो पहले से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। तो जब मार्केट गिर रहा था वो लगातार खरीदारी कर रहे थे। जब हम बोलते हैं कि हमें नीचे पे खरीदारी करना चाहिए, तो हमारे म्यूचुअल फंड्स में इतना अच्छा इन्फ्लो था और डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्ट जो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, उनका भी बहुत बढ़िया इन्फ्लो था। तो नीचे पे खरीदारी वो कर रहे थे और एफआईआई बेच के जा रहे थे। ये एफआईआई अभी ऊपर के लेवल पे इन्हीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, इन्हीं म्यूचुअल फंड से खरीद के जाएंगे और मार्केट को और ऊपर लेके जाएंगे, अगर उन्हें इंडिया में आना है तो। और उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अगर वो ग्लोबल एक्सपोजर लेते हैं, और वो लेते ही हैं क्योंकि उनके पास एक फंड्स होते हैं निश्चित जो ग्लोबल मार्केट में जाते हैं, इमर्जिंग मार्केट में जाते हैं, और वहां पे बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारे गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस है, इन सबको देखते हुए उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी और वो आके हमसे लेके जाएंगे। इराटिक हो सकता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एक कारण जो उनके विड्रॉल का था कि इंटरेस्ट रेट यूएस में हाई हो रहे थे, और वो अब रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन वहां पे कंट्रोल में आ रहा है, और वहां की इकोनॉमी को भी डिफिकल्टी होगी अगर वो अगर वो इंटरेस्ट रेट इसी तरह से बढ़ाते रहे तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, वो वापस आएंगे, और जब वो आएंगे तो मार्केट को बहुत तेजी से लेके जा सकते हैं ऊपर। चलिए नितिन, अब थोड़ा सा हम ग्रोथ की ओर रुख करते हैं। देखिए, महंगाई के आंकड़े हमने आते हुए देखे जो कि थोड़े से नर्म थे, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा नर्म निकले, और ये हम अमूमन सर्दियों के मौसम में नर्म ही आंकड़े आते हुए देखते हैं महंगाई के, है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि ये नर्म आंकड़े कितने टिकाऊ हैं। अच्छा, ग्रोथ आउटलुक के लिहाज से हमने देखा कि उसमें थोड़ी सी कमी की गई है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में, क्योंकि एक रिसेशनरी माहौल में है, हम इकोनॉमिक स्लोडाउन के माहौल में है, जो कि हम नहीं जानते कि 2023 के एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर में और कितना गहरा हो सकता है। ये सारी चिंताएं बाजार को कितना परेशान कर सकती हैं। अगर हम ये कह भी लें कि हम अपने दम पर काफी मजबूत ट्रिगर्स पर खड़े हुए हैं, तो रुपए की कमजोरी एक है जो हमें चिंता में डाल सकती है। कैसे इसको आप एनालाइज करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें दो पार्ट्स है। पहला तो ये है कि जो रॉ मटेरियल है उनकी प्राइसेस कम हुई है। ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि ये जो समय होता है अमूमन, इसमें इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता है क्योंकि बारिश के बाद का मौसम होता है, सब्जियों के रेट्स कम हो जाते हैं। वो एक समय है, वो एक पीरियड है। बट उसके अलावा अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल जहाँ पे मेटल्स के हैं, क्रूड के हैं, ये प्राइसेस कम हुए जो कि इंडस्ट्री को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर हमारे इंडस्ट्रीज को लोअर प्राइस पे रॉ मटेरियल मिलेगा, क्रूड मिलेगा, तो ये इकोनॉमी को बहुत फायदा कर सकता है, और हमारी जो इंडस्ट्री है इसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है इनकी वजह से ग्लोबल मार्केट में। वो एक है। दूसरा जो मेरे लिए जो चिंता का खास विषय है, जो आप सही कह रहे हैं कि हमारे जो रुपए का एक डिप्रिसिएशन है, उसमें मुझे जो एक बहुत चिंता का विषय दिख रहा है वो है हमारे इंपोर्ट जो है वो ग्रो कर रहे हैं फास्टर देन एक्सपोर्ट्स। और स्पेशली अगर आप लास्ट 7 महीने में देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वो डेटा है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 12.5% पे ग्रो किया है, जबकि इंपोर्ट्स हमारे 33% से भी ज्यादा दर से ग्रो किया है। इससे हमारे रुपए पे प्रेशर आता ही है। लेकिन आने वाले समय में अगर हम इंपोर्ट को पे थोड़ा कम हो और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फिर शायद ये स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ये चिंता का विषय डेफिनेटली है। और एक और जो चिंता का विषय है वो है स्लो डाउन जो हो रहा है वेस्टर्न इकोनॉमीज में, उस पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनीज हैं उनमें भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो हमें बहुत स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक होकर रहना पड़ेगा जब हम स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे होंगे मार्केट में। चलिए, काफी हद तक तो आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दे ही दिए हैं, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बाजार की चाल की चर्चा आज हम इसीलिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये सुनकर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने हैं, लेकिन आप जो पैसे डाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाजार की चाल से कनेक्टेड हैं। जो अपने पोर्टफोलियो में आप उतार चढ़ाव देखते हैं वो बाजार की चाल के मुताबिक ही आपको पोर्टफोलियो में कमी या ज्यादा जो भी आप अगर ट्रैक करते हो रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को, वैसे तो नहीं करना चाहिए, ज्यादा रोज अपने पोर्टफोलियो को नहीं देखना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो संबंधित हैं, ये एक साथ चलती हैं, और इसीलिए ये आपको समझाने का एक जरिया था कि आप किस तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स को समझ सकते हैं और इस समझ के मुताबिक आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं। नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतनी बारीकी से जानकारी दी बाजार के तमाम पहलुओं पर हमारे दर्शकों को। ऑलराइट, हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के